पहली तो मैं किसी भी समाज के व्यक्ति को जब आप इस तरीके से पैनल में बैठाते हैं और किसी को दलित चिंतक कहें, किसी को कुछ और चिंतक कहें, ये शोभा नहीं देता। ये हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग को बांटने का काम कम से कम टीवी पैनल में नहीं होना चाहिए। हाँ, विचारक हो सकते हैं, उनके लिए यश भारती जी बांटने काम कौन करता है, यही तो तय होगा इस डिस्कशन में। और संतोष दोहरे जी जो है एक बहुत मशहूर दलित चिंतक है, आप ऐसे किसी के बारे में सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो वो भी कहते हैं यश भारती कौन है, कौन, हम जानते नहीं इनको। आप अपनी बात करिए, दूसरे की बात मत करिए, बोलिए। मैंने आपसे क्या, आपने बात को दिशाहीन कर दिया। वो खुद इस शब्द से संतोष नहीं करते होंगे कि आप उन्हें दलित चिंतक बोले। अरे दलितों को आगे बढ़ाने के लिए वो बात रखते, उनके विचार होंगे। आप दलित चिंतक बना, दलित चिंतक मतलब दलित समाज के चिंतक हैं वो विचार। लेकिन आप तो मेरी बात को ही अलग लेके जैसे। हाँ, तो आप अपनी बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। मैं बिल्कुल हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, मुख्य धारा से छूट गए। बिल्कुल। चिंतक जैसा शब्द भी अपमानित शब्द है, इसको आप संकोचित मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खासकर जो उज्जैन से चुना जाता है चिंतामणि मालवीय, जो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन महाकाल मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता। नारियों को अपमानित करने का काम किया था। सदर दक्षिण में जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि नारियों को, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल न करे, उनको भगाने का काम, हड़काने का काम करते हैं। उसी तरीके से लगातार जिस तरीके की राजनीति हो रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है तो मंदिरों को धोने का काम हो रहा है। ये छोटी मानसिकता, ये संकोचित मानसिकता, ये देश को तोड़ने वाली विचारधारा, काटने वाली विचारधारा, जो कटेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक स्लोगन में हो, माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है, अभी तक की राजनीति में इससे घटिया नारा न आया होगा न आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और यही भारतीय जनता पार्टी के विचार है। मुख्य धारा में लाने की जगह लोगों को और बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, साथ लेने की बात नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात करती है और जोड़ करके साथ आगे बढ़ने की बात करती है। ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है उसका अपना एक हक अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मजबूत होता है, कोई हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अभी तक वो चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब सिलेक्टिव कभी लड़ रही है, कभी नहीं लड़ रही है, ये जो चीजें चल रही हैं। क्योंकि हमने पहले मायावती जी के स्टेटमेंट सुने हैं कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, ना बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती है, ये स्टेटमेंट रहे हैं बीएसपी के। अब ऐसा क्या हो गया कि कभी चुनाव लड़ना है, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में क्यों नहीं लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी? वहाँ भी पार्टी है और अन्य जगह उपचुनाव हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी? ये उत्तर उनको देना बहुजन समाज। और इसमें कोई चिंतक अगर कुछ कहता है तो ये बहुजन समाज पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, ना हम उस बात से यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक बयान, यश भारती जी, एक बयान सबका हो जाए, फिर दोबारा आता हूँ उनके पास। प्रमोद जी, यश भारती जी ने किस तरह से बीजेपी के नारे की धज्जियां उड़ाई हैं और ये कहा है बांटने की राजनीति करते हैं, और आप देखिए लैब तो सीधे वही है, देश को विभाजन करने वाली आरएसएस भाजपा की ये लैब है, जहाँ ये नारे तैयार होते हैं, जहाँ देश को बांटने और लोगों को काटने की विचारधारा जन्म लेती है, जहाँ नाथूराम गोडसे जैसे लोग पलते हैं, पोषित किए जाते हैं, हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि को मनाने वाले लोग हैं। उनका इतिहास और वर्तमान अगर आप तलाशेंगे तो वो भाजपा और आरएसएस के अंदर के लोग निकलेंगे। तो ये बांटने और काटने वाली राजनीति की वही प्रयोगशाला है और लगातार बांटने और काटने का काम कर भी रही है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय जी का उदाहरण दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ टीवी चैनल में डिबेट में चिंतामणि मालवीय जी स्वयं बैठ चुके हैं, वो जवाब नहीं दे पाए। तो इन लोगों की हैसियत क्या है जो बांटने और काटने का काम अभी तक करते रहे, शोषित, वंचितों और पिछड़ों को, जो नहीं चाहते कि मुख्य धारा से रहे, हमेशा कटे रहे, बटे रहे, और आज केवल हिंदू के नाम पे जोड़ करके गुमराह करने वाली बात कहते हैं। जो सनातनी परंपरा है, जो प्रभु राम की मर्यादा है, उसको तो ये कब से तार तार कर रहे हैं लगातार। ना तो ये किसी धर्म को मानते हैं, ना किसी वर्ग को मानते हैं, ये मानते हैं केवल सत्ता को और अपने अहंकार को। ये कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके की मारने और काटने वाली राजनीति बनाते हैं। और लगातार आप देखें, इनके निर्णय देखें, क्या निर्णय से क्या निकल के आ रहा है, नोटबंदी जैसे फैसलों से क्या निकल के आया।
कौन से देश की तरक्की और उन्नति हुई? इनका कौन सा ऐसा फैसला है? विपक्ष में रहते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी अमित शाह जी को बड़ा बड़ा नेता बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि सीना ठोक करके बड़ी बातें कर देते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये वही अमित शाह है जो चुनाव खत्म होने के बाद सारे वादों को जुमला कह देते हैं कि चुनाव में बहुत सारे जुमले बोल दिए जाते हैं। तो ये जुमलेबाज लोग जो बातों को केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जब देने की बारी आती है तो केवल लाठी देते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जो लगभग 70,000 अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और कोर्ट ने तक कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनका आरक्षण खत्म कर गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी के दरवाजे पर जाए, चाहे अनुप्रिया पटेल के दरवाजे पर जाए, चाहे ओपी राजभर के दरवाजे पर जाए, या वो निषाद जी के दरवाजे पर जाए, जिसके भी दरवाजे पर जाते हैं केवल यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार लाठी भांजने का काम करती है और वोट लेते समय उनको हिंदू बताने का काम करती है, हक अधिकार देने का काम नहीं करती वोट लेने के बाद। तो ये जो इनकी राजनीति है उसके खिलाफ में माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात लेके आए हैं और करके दिखा रहे हैं। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने क्या दिया देश में आजादी के बाद, बड़ा उदाहरण है अवधेश प्रसाद जी जो पारसी समाज से आते हैं, जो आरक्षित सीट से ना होते हुए सामान्य सीट से उनको चुनाव लड़ाया, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, प्रभु राम का भी भरपूर आशीर्वाद मिला और फैजाबाद अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। इससे बड़े प्रमाण कहाँ रहेंगे कि लड़ाई लड़ कौन रहा है? अनारक्षित सीट से, सामान्य सीट से अगर कोई लड़ाने की हिम्मत दिखा पाया तो माननीय अखिलेश यादव जी दिखा पाए हैं। इसलिए जनता ने इस बात को स्वीकार किया, माना है और जाना है कि अगर संविधान की रक्षा कर सकता है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर सकती है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही संविधान और आरक्षण दोनों सुरक्षित रहेगा। और जो उन्होंने आप अकेले यूपी में कुछ भी कर ले, यूपी से अकेले से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब तक पूरे देश की पार्टी दिल्ली पहुंचेगी, आप अकेले यूपी में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जनता को गुमराह करते रहिए, जनता का नुकसान करते रहिए और होगा। अब मेरी बारी पे कम से कम ना बोले। संतोष जी सुन लीजिए, एक बार फिर मौका दूंगा आपको, बोलिए जी। अपनी बात सुन ले। जब आपको काम करने का मौका मिला था आपने क्या किया? जनता ने विश्वास नहीं किया। हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया, बराबरी का दर्जा देते हुए बराबर की सीट दी, इज्जत सम्मान दिया। स्वयं मायावती जी ने गठबंधन तोड़ते समय भी कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी ने भी उनका बहुत सम्मान दिया। पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मायावती जी की भाषा शैली बदल गई, आरोप लगाना का तरीका बदल गया। लेकिन हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के श्रद्धेय नेताजी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बड़ा अच्छे से माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देशित किया है कि बहन मायावती जी का सम्मान उसी तरीके से करना है जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हैं। तो सम्मान में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब जो तरीका मायावती जी ने अपनाया है वो उन्हीं के लोग समझ रहे हैं, जो कल तक उनको समर्थन करते थे वो लोग समझ रहे हैं। और इसीलिए उनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं कि लोकसभा में जब मिलजुल के लड़े तब उनकी सीटें कितनी थी, और जब वो अकेले लड़ी तो विधानसभा और लोकसभा में अब कितनी सीटें हैं ये जनता सब देख रही है। विचार है, हम विचार को लेके चल रहे हैं। बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम जी के, श्रद्धेय नेताजी के, लोहिया जी के, महात्मा गांधी जी के, उन विचारों को ले रहे हैं। जनता हमको स्वीकार कर रही है। बांटने और काटने नहीं, हम जोड़ने और साथ लेने की बात करते हैं। हर वर्ष को वही हमारा नारा पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा। ठीक है।